राजनीतिक हलचल में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने कल सैकड़ों की संख्या में नामांकन भर्ती जी किए। आज उन्होंने नामांकन वापस लेकर मलकापुर के एक ग्रेजुएट नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। इसका क्या कहना है? तो अभी तो 2-3 दिन शेष है, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन में 2-3 दिन शेष है। ऐसी भी खबर आ सकती है कि अब इनका भी नाम कैंसिल करके और एक को बना दिया। तो जब कार्यकर्ताओं के पास चुनने का अधिकार नहीं होता है, जब कुछ चंद नेताओं के पास चुनने का अधिकार होता है, तो यह सब आपको बड़ी पार्टियों में देखने को मिलेगा। तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने जो प्रत्याशी अपना चुना है, हमारे साथ था बैठे देख रहे हैं श्री नवीन तिवारी जी को, जो एक ऑटो चालक हैं, युवा तो हैं ही, लोगों के बीच ग्रेजुएट युवा कॉकरोच के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका चयन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं मैंने चुन दिया, या कोई फोन आ जाएगा फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो बदल देंगे, ऐसा नहीं। इनको जो चुना है वह पटना जिला की के जो 10 रुपया देके सदस्य बने थे, करीब 500 से कुछ ज्यादा लोग, उसमें से 302 लोगों ने गोपनीय वोट करके बैलेट पेपर से, और फिर उसमें 302 में 270 वोट मिला नवीन तिवारी जी को। सबके सामने हम लोगों ने लाइव पार्टी के पेज से चलाकर गिनती किया तो 270 वोट मिला, इनको डिक्लेयर किया। ये मेरी मर्जी, प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी से डिक्लेयर नहीं हुए, ये कार्यकर्ताओं के, आम सदस्यों के मर्जी से डिक्लेयर हुए। अब इसको हम बदल भी नहीं सकते। अभी फोन आ जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि भैया किसको दे दिए, ऑटो चालक को दे दिए, एक बड़ा आदमी है, ऐसे है वैसे है, कि करोड़ रुपया खर्च करेगा चुनाव में, तो दे दो टिकट। तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि नीचे से लिया गया निर्णय है, सबके सामने लिया गया निर्णय है, गोपनीय वोट से लिया गया निर्णय है। लेकिन भाजपा में क्या है, भाजपा में कुछ पटना में नेता बैठे हैं 2-4 जो टिकट बांटते हैं, उसी तरह दिल्ली में उसके ऊपर के मामलों के बैठे हैं। तो यहां से दे दिया अभिषेक कुमार बंटी जी को टिकट, यहां के बैठे आकाओं ने, पटना में बैठे आकाओं ने, और फिर कुछ लोग पैरवी लेकर दिल्ली के में बैठे आका के पास चले गए और वहां से पैरवी आया तो बदल दिया। अभी तीसरा चौथा भी हो सकता है। तो यह जब कुछ लोग होंगे टिकट तय करने वाले पार्टी में, ऊपर के टॉप की तरफ 4-5 लोग ही होंगे, तो इस तरह की घटनाएं आम बात है। और बीजेपी में जिस तरह का अंतरकलह अभी चल रहा है, अब तो बीजेपी अपने पतन की ओर अग्रसर है एक तरह से कहिए तो, और उठने में जितना समय लगता है गिरने में बहुत कम समय लगता है। तो बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है। तो सर, ऐसा आपका आरोप है कि बीजेपी जो भी उम्मीदवार उतारती है वो पैरवी और पैसे के बदौलत उतारती है? बीजेपी ही नहीं, अन्य पार्टियों में भी ज्यादातर यही हो रहा है। आरजेडी में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या आपको लगता है? जो अभी रेखा गुप्ता जी खड़ी हुई है चुनाव में, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भी वह खड़ी हुई थी, सामान्य इलेक्शन जो हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव का, उसमें उसके पहले वो तो आरजेडी में नहीं थी। वो तो जब आरजेडी के कोटा में आया बांकीपुर सीट, तब वो आरजेडी में आई। आरजेडी में आए, मिलते आते के साथ उनको टिकट मिल गया। क्या पहले से आरजेडी में लोग नहीं थे जो यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। तो आरजेडी में तो बहुत क्लियर है कि लो दो वाला हाल है। 90% सीट पर कुछ लेन देन होगा तो टिकट मिलेगा, सभी लोग जानते हैं। इसमें भाजपा के 2 नेता जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का। एक तो खुद नितिन नवीन के भतीजा बता रहे हैं अपने आप को, जो उच्च न्यायालय की अधिवक्ता भी है, और दूसरा एक मिथिलेश सिंह है जो बांकीपुर के बाकरगंज के रहने वाले हैं। इन दोनों के बागी हो जाने से भाजपा पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, असर तो बात की बात है, हम असर पर बात करेंगे, लेकिन पहले तो 2 लोग हुए, मैं कहता हूं 20 लोगों को होना चाहिए।
अगर गैर लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्याशी का चयन हो, बदलाव हो, तो 2 नहीं पार्टी में 20 लोगों को बागी होना चाहिए। और सिर्फ भाजपा में नहीं, अन्य पार्टियों में भी जहां टिकट बिक रहा है, लोग जान रहे हैं, पार्टी के लोग जान रहे हैं टिकट बिक गया, तो बागी होना चाहिए। तभी तो आप विरोध नहीं करेंगे, प्रतिरोध नहीं करेंगे गलत चीजों का, तो ठीक कैसे होगी चीजें। सरकार गलत करे तो विरोध करो। पार्टी में जो आजकल कहा जाता है कि सुप्रीमो, अरे भाई सुप्रीमो क्या होता है, लेकिन आजकल चलन है तो सुप्रीमो गलत कर रहा है तो विरोध करो, नहीं तो यह गलत चीजें बढ़ती जाएंगी। तो आप जहां घर में कुछ गलत हो रहा है तो बोलना तो पड़ेगा। तो यह जो लोग भी भाजपा के बागी होकर लड़ना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि इस तरह के विचार के लोग सभी पार्टियों में होने चाहिए, और पार्टी के भीतर अगर गलत हो तो उसका विरोध करना चाहिए। विरोध के जो जो तरीके हैं, उसमें एक तरीका यह भी है कि बागी होकर चुनाव लड़ना। मैं तो चाहता हूं कि इससे दबाव बने सभी पार्टियों पर, सभी पार्टी के लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी सदस्यों के गोपनीय वोट से चुने प्रत्याशी, कहीं कोई फिर बागी नहीं होगा। सब जो जानेगा अपना, फिर अगला बार प्रयास करेंगे लोग कि मुझे इस बार कम वोट मिला, ज्यादा के लिए प्रयास करूंगा, सबके सामने ट्रांसपेरेंट गिनती हो वोटों की, और तब प्रत्याशी चुना जाए। तो जब तानाशाही बढ़ेगी तो विरोध तो होगा ही, और भाजपा में सबसे ज्यादा चरम पर है तानाशाही, तो विरोध शुरू हुआ है। जिस तरह से अभिषेक बंटी को टिकट दिया गया, कल उनकी नामांकन से पहले उनकी माता पिता जी आशीर्वाद दिए, उसके बाद जो है फिर टिकट वापस हो गया, तो क्या बंटी के साथ जो है मतलब भेदभाव किया गया, भेदभाव उनका या उनके प्रतिष्ठा के साथ देखिए, खेला गया। अब देखिए, एक तो मिला जो वह भी अचरज वाला था, अतिरिक्त प्रतिष्ठा देने जैसा था, तो निश्चित तौर पे सब लोग खुश होंगे और माता पिता खुश होंगे उनके। और जब फिर छीन लिया गया, जबरन दबाव बनाया गया होगा कि बोलो कि हम पारिवारिक कारणों से पीछे हट रहे हैं, समझा बुझा के दबाव बना के कि आगे तुमको कुछ करेंगे, अच्छा होप दे करके हटाया गया होगा, तो लड़के ने कह दिया। तो लेकिन किसी के साथ भी इस तरह नहीं होना चाहिए। आप पहले उसको आगे बढ़ा दो, फिर उसका पैर खींच लो, ये ठीक नहीं। आपको पहले सोचना चाहिए, आपका निर्णय पहले ठीक होना चाहिए। आपने अगर पटना के आकाओं ने टिकट दिया तो दिल्ली के आकाओं से कंफर्मेशन कर लेते। जबकि बीजेपी उम्मीदवार भी बहुत लेट स्टार्ट की थी और उसके बाद भी फेरबदल। तो कहती है बीजेपी कि हम कुत्ता बिलाई भी दे देंगे, जीत जाएगा। उम्मीदवार देने में क्यों इतना धक धक दिल करता रहा? सभी पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, तब तक बीजेपी नहीं कर पाई थी, सबसे अंत में किया। कारण यह है कि बीजेपी को भय, हार का भय, और इस बार पूरी संभावना है कि बीजेपी अपना यह गढ़ जो है खो सकती है। नामांकन कल हुआ, बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता कल आए और वोट मांगे उनके लिए कि अभिषेक बंटी को सब लोग समर्थन दीजिए। वो भी इतना तक बोले कि 90% वोट दीजिए अभिषेक बंटी को। अब वो क्या बोलेंगे? क्या वजह है कि इस तरह के रातों रात फैसले लिए गए? भाई साहब, वोट तो करा नहीं पा रहे हैं आप। बीजेपी का इतना दिन से यहाँ एमएलए रह रहा है और वोट तो वो 50% करा नहीं पाते कुल मिलाकर के। पोलिंग 70% वोट नहीं करा पाते, 60% पटना बाकीपुर का वोट नहीं हो पाता, और कारण 90% वोट तो बोलने को बीजेपी वाले तो कुछ भी बोलते हैं। उनके बोलने का जनता भी जानने लगी है कि बीजेपी के नेताओं के बोलने का कोई वैल्यू नहीं है, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। वो बस बोलने के लिए बोलते हैं, अभिनय के लिए बोलते हैं। पहले जनता ने उन पर कई बार विश्वास किया कि शायद इस बार सच बोलते होंगे, शायद इस बार सच बोलते होंगे। ऐसे में 3-4 बार रिपीट हो गई चीजें, अब जनता भी जान गई कि वैसे ही बोल देते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कब नामांकन कर रहे हैं? सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार आज नामांकन करना चाहते थे। हम लोगों ने आज सेकेंड हाफ में नामांकन करने का तय कर रखा था। आवश्यक जो कागजात और फॉर्मेलिटीज, एफिडेविट सब कुछ करने के बाद हम लोग आज चाहते थे कि चूंकि सामान्य रूप से जो दिया भी गया है, फॉर्म में भी लिखा हुआ है, नॉमिनेशन फॉर्म में, कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जब होगा तो उस दिन 3 बजे तक
खुला रहेगा, लेकिन अन्य सामान्य डे में तो सामान्य तरीके से जैसे 10 से 5 ऑफिस चलता है, 10 से 6 ऑफिस चलता है, तो 10 से 5 तो नॉमिनेशन लिया ही जाना चाहिए था। आज जब हम लोगों ने पता किया तो 3 बजे ही बंद हो गया था। यह तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह तो गजब बहाल है। नॉर्मल डे में 5 बजे तक खुला रहना चाहिए, और चुनाव जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो छुट्टियां कैंसिल हो जाती है, संडे को भी चुनाव का काम होता है। और ये बताया गया मुझे वहां से कि कल और परसों शनिवार और रविवार छुट्टी है। अब चुनाव के समय इस तरह की छुट्टी तो हमने पहले नहीं सुनी। यह तो आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय है। केवल आज का दिन 3 बजे तक का था कि और भी डेट को 3 बजे तक ही रखा गया? अभी बताया कि हर दिन 3 बजे तक ही कर रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए लास्ट डे ऑफ, जो लिखा हुआ है फॉर्म में भी कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो होगा उस दिन 3 बजे तक ही रहेगा, और अन्य दिनों में सामान्य तौर पर होता है, जैसे ऑफिस आवर जितना देर होता है। आप चुनाव में तो छुट्टियां कैंसिल करके संडे को भी नॉमिनेशन होता है, और कैसा निर्णय कौन ले रहे हैं। हमको आश्चर्य हो रहा है कि आप आम दिन में 5 बजे तक ऑफिस खुला रखते हैं, 6 बजे तक, और अभी 3 बजे तक आप नॉमिनेशन लेंगे, तो कमाल। समय कटौती में कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो उम्मीदवार कम नामांकन करे इसलिए समय कटौती कर रहे हैं? अब देखिए, जो वर्तमान सरकार चल रही है, अधिकारी भी बहुत दबाव में है। निर्णय जो नेता हैं सरकार में बैठे शीर्ष पदों पर, वे कब क्या निर्णय ले रहे हैं, किस तरह के निर्णय ले रहे हैं, वह समझ से बाहर होता जा रहा है। और अधिकारियों पर मुझे लगता है जरूर कहीं ना कहीं से दबाव है। तो ऐसा आपने बोली सब फॉर्म में जो लिखा, इसकी बातें वहां के अधिकारी से की है? अभी तो हमारे लोगों ने वहां बैठे थे, बाहर में लोग वगैरह, उनसे बात किया जो कार्यालय के बाहर बैठते हैं। कल हम लोग और भी ऊपर के पदाधिकारियों से बात करने का प्रयास करेंगे, जो वहाँ का ताकि कल हो जाए। रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे बात कीजिए। करेंगे, कल बात करेंगे। आज हमें ये सारी सूचनाएं मिली हैं, तो कल फर्स्ट आवर में ही हम लोग बात करेंगे। बाकी पूर्व के रिटर्निंग अफसर से लेके और राज्य के रिटर्निंग अफसर से लेके हम लोग केंद्र माने राष्ट्रीय लेवल के जो है पर्यवेक्षक वगैरह, उनसे भी बात करेंगे। आखिर बीजेपी में किसका भय है जो कैंडिडेट बदला जा रहा है? अरे माथा फुटव्वल जिसको कहते हुआ है, भय वय कुछ नहीं, माथा फुटव्वल। आपसी विवाद पार्टी में है, कुछ ना कुछ विवाद हो रहे हैं, सबको हो रहे हैं। भाई साहब, जब राजनीति में देश सेवा और समाज सेवा के लिए तो कर नहीं रहे, राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सब लोग कर रहे हैं। वहां तय कर लिया है कि व्यक्तिगत स्वार्थ, जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होगा तो माथा फुटव्वल तो होगा ही होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ हावी है तो माथा फुटव्वल स्वाभाविक, वही हो रहा है वहां। किसी के भय वय में नहीं हो रहा। वो तो हर लोग सोच रहे हैं कि बस ये टिकट मिल जाए और हम जीत गए, ये गढ़ है। तो सब दमखम लगा दिया है क्योंकि सोच रहे हैं कि कंफर्म है विधायक, तो दमखम लगा दिया सारा, यही बात। सर एक आखिरी सवाल है सर, पत्रकारों के आजादी पर। एक पत्रकार ने बिहार से T20 को लेकर के एक न्यूज बनाया, तो उसके ऊपर FIR हो गए। और एक पत्रकार शेखर सुमन जी ने मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी के खिलाफ अपने कार्यक्रम में बताए, तो उनके ऊपर ED के लोगों को भेज दिया गया। क्या भारत में पत्रकारों की आजादी समाप्ति की ओर है? सबकी आजादी, सच बोलने की आजादी, निष्पक्ष रहने की आजादी, और सरकार के गलत नीतियों और निर्णयों का विरोध करने की आजादी, ये सभी प्रकार की आजादी खतरे में है। आप निष्पक्ष भी नहीं रह सकते, आपको सरकार के पक्ष में बोलना है या चुप रही। तो ज्यादातर पत्रकार या तो स्वार्थ के लिए समझौता कर लिए सरकार से, या मजबूरी में समझौता कर लिए कि फिर क्या करते, कोई उपाय नहीं था, निरुपाय होकर कर लिया। कुछ लोग जिन्होंने समझौता नहीं किया उनको जैसे तैसे बाहर फेंक दिया। आपने देखा NDTV वाले ने बहुत लड़ाई की, लास्ट में हालात ये कर दिया कि उसका टीवी खरीद लिया अडानी जी ने। आपने देखा रवीश कुमार को कैसे कैसे पहले NDTV से निकलवाया। तो यह सरकार के खिलाफ बोलने वालों को
सरकार दबाना चाहती है, शोषण करना चाहती है और कर रही है, लेकिन अब यह ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं, शीघ्र ही इसका अंत होगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी वर्तमान में अभी जो फेरबदल है, अभी नामांकन का ये बदल दिया गया, उम्मीदवार बदल दिए गए, उनके दो नेता निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी की असफलता और इसका पतन का समय शुरू हो गया? बिल्कुल। देखिए, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, एक वक्त होता है। बीजेपी का वो वक्त अब आ गया है कि वो अब अपने बुरे दिन से गुजरेगी। बीजेपी बिल्कुल घबराई हुई है, भय का माहौल है और निश्चित रूप से ये जो प्रत्याशी को बदला गया है, और देखिए बांकीपुर की जनता को भी इससे समझने की जरूरत है और सीखने की भी जरूरत है कि बीजेपी के नेताओं का बार बार कहना कि ये मेरा गढ़ है, मैं यहाँ किसी को भी उतार दूंगा, चाहे कोई किसी से भी तुलना कर देते हैं, भाई कुत्ता बिल्ली तक की संज्ञा दे देते हैं कि उसको भी मैं टिकट दे दूंगा, यदि भाजपा ने टिकट दे दिया तो वो जीत जाएगा। तो बांकीपुर की जनता को एक बढ़िया मौका बीजेपी ने दे दिया है कि इसी बार इस भाजपा को वो बढ़िया से सबक सिखाए कि भाई आखिर समझ क्या लिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो बांकीपुर उपचुनाव की जो सीट खाली है, उसमें जनता को बीजेपी को सबक सिखाने का मौका मिले। बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं कहिए, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते वो तो इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा नहीं गया होगा? इसके तो केवल ये जाना जा सकता है, ये जो सीट था, यदि नितिन नवीन जी का गढ़ कहते हैं, आप सभी लोग कहते हैं, मीडिया वाले भी कहते हैं और भाजपा वाले तो इसे अपनी जागीरदार ही मानती है, तो बिना नितिन नवीन जी के परमिशन के तो ये सीट गया नहीं होगा अभिषेक बंटी जी को। और आज यदि अभिषेक बंटी जी का आप उनका चेहरा देखिए, जिस समय वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को, आप उनके चेहरे को गौर से देखिए, कितनी पीड़ा है उनके चेहरे पे। आप उस वीडियो को निकाल के देखिए, जब वो संजय सरावगी जी को अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, कोई भी इंसान उसकी मन स्थिति को समझ सकता है कि उस व्यक्ति से जबरदस्ती ये बुलवाया गया है। उन्होंने अपने मन से नहीं बोला है कि मैं इस चीज को वापस लेता हूं या कोई भी प्रकार का पारिवारिक वजह, उनको किसी न किसी प्रकार का दबाव दिया गया कि भाई तुम साइड हो जाओ, कुछ तुम्हारे लिए देखेंगे, चलो अभी तुम साइड हो जाओ किसी ने। और ये जो दूसरे प्रत्याशी साहब आए हैं, हो सकता है कुछ, जैसा कि आपने सुना हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा, अभी प्रदेश अध्यक्ष ने, कि जब तक पार्टी के आंतरिक जो सदस्य है वो जब तक मतदान के जरिए नहीं फाइनल करेंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, तो पार्टी कोई भी हो, ये समस्या से उन्हें गुजरना ही पड़ेगा। और वही हुआ है।